जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम चीफ मिनिस्टर ये देखेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए, क्योंकि हम एग्जैक्टली सब कुछ सेम पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा जो फ़र्क है वो यही है कि जहाँ प्रेसिडेंट थे वहाँ गवर्नर रहने वाले हैं, और जहाँ प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ चीफ मिनिस्टर रहने वाले हैं। इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। तो वो सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आपने प्राइम मिनिस्टर देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, ताकि आपकी रिविजन टाइप भी हो जाएगा यहाँ पर। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने वंस अपॉन अ टाइम हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ी थी। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम जब हमने पढ़ी थी तो यहाँ पर क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम में पढ़ा था कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो डी फैक्टो होते हैं, और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो डी जूरी होते हैं। अब डी फैक्टो और डी जूरी में क्या फ़र्क है वो भी हमने डिटेल में पढ़ा था। मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था कि एक लड़का और एक लड़की जब मॉल में जाते हैं तो हमें दिखता है कि लड़के के हाथ में बहुत सारे शॉपिंग के बैग्स हैं। हमें लगता है कि लड़के ने इतनी सारी शॉपिंग कैसे कर ली, लड़की के साथ रहते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखता है कि डी जूरी जो है, भले ही हमें दिखने में लगता है कि सारी शॉपिंग जो है वो लड़के ने की है क्योंकि लड़के के हाथ में बैग है, लेकिन असल में शॉपिंग किसने की होती है? तो लड़की ने की होती है। मतलब डी फैक्टो कौन है? तो वो लड़की है जिसने असल में शॉपिंग की है, असल में जो पावरफुल है। और डी जूरी मतलब जिसका वॉलेट खर्च हुआ है लेकिन उसने बेचारे शॉपिंग नहीं की है। ऑन लाइटर नोट, तो यहाँ पर सेम वही प्रोसेस हमें स्टेट के लिए भी देखने को मिलती है। जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो यहाँ पर डी फैक्टो होते हैं, और जो गवर्नर होते हैं वो यहाँ पर डी जूरी होते हैं। तो यहाँ पर जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि जहाँ हमें प्राइम मिनिस्टर दिखा था वहाँ चीफ मिनिस्टर दिखेगा, जहाँ हमें प्रेसिडेंट दिखा था वहाँ हमें गवर्नर दिखेगा। इससे ज़्यादा कोई भी फ़र्क हमें देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर अपॉइंटमेंट कौन करता है चीफ मिनिस्टर की? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है क्या? तो सेम जिस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट के बारे में भी नहीं दिया था, उस तरीके से यहाँ भी चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ नहीं है। सिर्फ एक चीज़ दी हुई है कि आर्टिकल 164 के तहत जो हमारे गवर्नर है वो अपॉइंट करेंगे चीफ मिनिस्टर को। अब किसी को भी उठा सुठा कर चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं कि गवर्नर? तो नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पर अक्षय कुमार ने बोल दिया कि मुझे अपॉइंट कर लो जी, तो किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते। यहाँ भी मेजोरिटी है क्या जी? मतलब यहाँ भी गवर्नर को बोलना पड़ेगा मेजोरिटी है क्या जी? तो यहाँ पर जिसके पास मेजोरिटी है वहीं यहाँ पर चीफ मिनिस्टर जो है उसे अपॉइंट कर सकते हैं हमारे गवर्नर। मतलब जैसे अक्षय कुमार बोल रहे हैं मुझे अपॉइंट कर लो जी, जैसे ये बोल रहे हैं मेजोरिटी है क्या जी, वैसे ही मेजोरिटी वाले यहाँ पर बोल रहे हैं ए जी ओ जी लो जी सुनो जी मेरे पास है जी मेजोरिटी। तो इस तरीके से जिसके पास मेजोरिटी है उसे यहाँ पर अपॉइंट कर लिया जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। सेम यही चीज़ हमने प्राइम मिनिस्टर में देखी थी। और उसके बाद यहाँ पर आता है अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर की इसमें। अब यहाँ पर अगर किसी के पास भी मेजोरिटी नहीं है तो ऐसे केस में क्या होगा? तो यहाँ पर जो गवर्नर है वो यहाँ पर बोलेंगे कि आली रे आली आतामाजी बारी आली। मतलब यहाँ पर मेजोरिटी किसी के पास भी नहीं है तो यहाँ पर सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर आती है। जब हमने गवर्नर चैप्टर जो है ये पढ़ा था तब हमने देखा था कि उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर भी है और सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर भी है। तो सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर में ये आता है कि अगर किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली है तब वो अपना डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ कर सकते हैं और किसी को भी चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं। जो पार्टी के पास ज़्यादा सीट रहेगी मोस्टली उसे ही बनाया जाएगा। जैसे हमने गोवा इलेक्शन जो है उसमें इसका ख़ास चीज़ जो है, ख़ास उपयोग हमने गोवा इलेक्शन में देखा था। जैसे कि कांग्रेस के पास ज़्यादा सीट्स थे, बीजेपी के पास कम सीट्स थे, लेकिन फिर भी जो वहाँ के गवर्नर है उन्होंने अपना डिस्क्रिशनरी पावर इस्तेमाल करके कांग्रेस को ये मौका ही नहीं दिया कि वो अपनी मेजोरिटी जो है साबित कर पाए, और यहाँ पर जो बीजेपी है उन्हें बुलाकर मेजोरिटी जो है स्थापित करके उन्होंने जो बीजेपी है उनकी सरकार बना ली। तो इस तरीके से सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर किसी को भी प्राइम मिनिस्टर नहीं, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है तो चीफ मिनिस्टर जो है वो बना सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि लार्जेस्ट पार्टी मैक्स टू मैक्स क्या होता है? जो लार्जेस्ट पार्टी हो या फिर कोएलिशन से बनी हुई हो उसे ही यहाँ पर बुलाते हैं और पार्टी बनाने के लिए बताते हैं हमारे जो गवर्नर है वो। और यहाँ पर उन्हें मेजोरिटी जो है 1 मंथ के अंदर अंदर प्रूफ करनी होती है कि 1 महीने के अंदर अंदर आप अपनी मेजोरिटी प्रूफ कर लीजिए और बाकी एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, अगर यहाँ पर चीफ मिनिस्टर जो है उनकी सडनली डेथ हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? चीफ मिनिस्टर जो है उनकी सीट यहाँ पर वैकेंट हो जाएगी।
बराबर है। अब यहाँ पर वैकेंट होती है तो यहाँ पर गवर्नर के पास पावर होती है कि वो अपॉइंट कर सकते हैं किसी को भी एज अ चीफ मिनिस्टर। लेकिन यहाँ भी उनके पास एक प्रॉब्लम आती है, वो क्या होती है कि अगर रूलिंग पार्टी ने, अब ऑब्वियस है ना कि चीफ मिनिस्टर किनके रहेंगे, जो जिनकी यहाँ पर मेजॉरिटी है, बराबर है, मेजॉरिटी ऑलरेडी है। तो अब मेजॉरिटी है रूलिंग पार्टी की, तो उनकी चीफ मिनिस्टर की अगर सडन डेथ हो भी जाती है, अगर ये सीट वैकेंट भी हो जाती है, तो यहाँ पर इनके पास मेजॉरिटी तो है ही ना, ऑब्वियस है मेजॉरिटी है ही। तो यहाँ पर अगर ये किसी और को खड़ा करके बोल देते हैं कि अब ये हमारे लीडर है, इन्हें आपको अपॉइंट करना पड़ेगा एज अ चीफ मिनिस्टर, तो गवर्नर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है और उन्हें ही चीफ मिनिस्टर करके अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं कि मेरे पास मेजोरिटी है या नहीं, मतलब ये जो नए इंसान आए हैं, यहाँ पर नए इंसान आए हैं, नए इंसान को अपॉइंट किया है गवर्नर ने, तो यहाँ पर इनके पास मेजोरिटी है या नहीं है, ये ब्रेक के बाद प्रूव किया जाएगा। मतलब क्या है कि यहाँ पर गवर्नर जो है वो अपॉइंट कर लेंगे पहले कि आप अपॉइंट कर लिए गए हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि अपॉइंट होने के पहले ही उन्हें मेजोरिटी साबित करना पड़ेगा। जैसे हमने गोवा इलेक्शन में भी देखा था कि उन्हें पहले चीफ मिनिस्टर जो है वो बना दिया गया, उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर उन्हें अपनी मेजोरिटी जो है वो फ्लोर पे साबित करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर काम होता है। मेजोरिटी जो है बाद में भी प्रूव कर सकते हैं, वो 1 महीने के अंदर अंदर उन्हें टाइम मिलता है। अब यहाँ पर कोई इंसान हो, मतलब यहाँ पर समझ लीजिए बाहुबली जो है उनको यहाँ पर लाया गया, उनको यहाँ पर चीफ मिनिस्टर जो है बना दिया गया। अब यहाँ पर ये जो है ये किसी हाउस के मेंबर तो है नहीं, लेकिन चीफ मिनिस्टर अगर आप हो तो आपको किसी ना किसी हाउस का मेंबर रहना ज़रूरी है, बराबर है। लेकिन अगर कोई पर्सन मेंबर नहीं है आइदर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर का, मतलब जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है, तो अगर आइदर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर का अगर मेंबर नहीं है तो भी उन्हें अपॉइंट किया जा सकता है एज अ चीफ मिनिस्टर, एज अ चीफ मिनिस्टर फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने के लिए। मतलब अगर बाहुबली है, अगर वो किसी भी हाउस के लेजिस्लेचर हाउस के मेंबर नहीं है, फिर भी उन्हें चीफ मिनिस्टर करके अपॉइंट कर लिया जा सकता है 6 महीनों के लिए। लेकिन 6 महीनों के अंदर अंदर उन्हें किसी न किसी हाउस का जो है मेंबर बनना पड़ेगा, यह अनिवार्य है। ठीक है। बहुत ईजी है समझने के लिए। हमने प्राइम मिनिस्टर में ऑलरेडी ये सब कुछ डिटेल में कवर किया है, मैंने बहुत डिटेल में एग्जांपल थ्रू मैंने आपको समझाया है। तो आप प्राइम मिनिस्टर चैप्टर पहले देख लीजिए, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा और आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। सेम यही चीज़ जो है हमने प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर इसमें हमें देखना पड़ेगा। फिर ओथ एग्जैक्टली सेम है, मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो एग्जैक्टली सेम है। टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको ट्रू फेथ दिखाना है, एलिजेंस दिखाना है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। सोवर्निटी और इंटीग्रिटी, अब सोवर्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी हम हर जगह देखते हैं, लेकिन यहाँ पर यूनिटी को हटा दिया गया है, सोवर्निटी और इंटीग्रिटी को लिया गया है। सोवर्निटी और इंटीग्रिटी जो है भारत की, उसे अपहोल्ड करना है आपको। टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटीज़ ऑफ द हाउस, हाउस के जो ड्यूटीज़ है वो फेथफुली डिस्चार्ज करना है आपको। टू डू राइट ऑल मैनर्स ऑफ पब्लिक इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज विदाउट फियर, बिना डरे आपको लॉज के हिसाब से जो भी काम है वो करना पड़ेगा। ये ओथ ली जाती है। अब ओथ भी कभी कभी यूपीएससी में पूछ सकते हैं कि ये जो ओथ है ये किसकी है, ये जो ओथ है ये किसकी है, या फिर प्रेसिडेंट की ओथ और जो चीफ मिनिस्टर की ओथ है, या फिर गवर्नर की ओथ है और जो चीफ मिनिस्टर की ओथ है, इसमें क्या डिफरेंस है, तो ये पूछ सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बीच में यूनिटी डाल दे सकते हैं कि टू अपहोल्ड सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। हम ये रट्टा मार लेते हैं कि सोवर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी हर जगह साथ में होता है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है हमें, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आएगा ओथ ऑफ सीक्रेसी। अब ओथ ऑफ सीक्रेसी मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपको शांत रहना है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आप रिवील नहीं कर सकते हो बाहर, जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे डीमोनेटाइजेशन। तो डीमोनेटाइजेशन जो है ये सीक्रेसी रखना था उन्हें, तो ये ओथ ऑफ सीक्रेसी भी होता है। आपको सीक्रेट रखना पड़ेगा कोई चीज़, अगर आपको बाहर नहीं बताना है तो ये ओथ ऑफ सीक्रेसी भी ली जाती है। उसके बाद टर्म कितना होता है, तो देखिए टर्म जो है वो फिक्स नहीं है। जैसे कि हमने प्राइम मिनिस्टर का देखा था तो वहाँ उनका भी टर्म जो है वो फिक्स नहीं था। अब हमें प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो मोस्टली 5 सालों के लिए देखने को मिलते हैं। अब ये 5 साल क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो हाउस है, लोकसभा है, उसका टर्म दिया हुआ है 5 सालों का। तो जब तक लोकसभा रहेगा तब तक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, इसलिए प्राइम मिनिस्टर भी जो है मोस्टली 5 सालों के लिए रहते हैं। सेम चीफ मिनिस्टर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली का जो पूरा कार्यकाल है, टेनियर है, वो 5 सालों का दिया हुआ है, इसलिए हमें चीफ मिनिस्टर जो है मोस्टली 5 सालों के लिए देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलर इंडिविजुअली देखा जाए, प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, जैसे गवर्नर जो है उनका टेनियर दिया हुआ है 5 सालों का,
या फिर एज पर द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का टेन्योर दिया हुआ है 5 सालों का, वैसे ही सेम इंडिविजुअली यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, उनका टेन्योर नहीं दिया हुआ है, फिक्स नहीं है, उनका दिया हुआ है एज पर द प्लेजर ऑफ गवर्नर। अब एज पर द प्लेजर ऑफ गवर्नर जब अब यहाँ पर देखने को मिलता है तो यहाँ पर ऐसा है कि गवर्नर जब चाहे तब निकाल दे सकते हैं। जैसे कि जब हमने गवर्नर चैप्टर पढ़ा था तो गवर्नर में हमने देखा था कि उनका जो टेन्योर है भले ही 5 साल है, लेकिन उसी के साथ साथ एज पर द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट भी है। मतलब यहाँ पर क्या है, प्रेसिडेंट जब तक चाहे तब तक रख सकते हैं, प्रेसिडेंट ने रिमूव कर दिया तो गवर्नर रिमूव हो जाएंगे। ये इनकी पावर पे आता है कि इन्होंने चाहा तो गवर्नर को सीधा रिमूव कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर जो गवर्नर है वो चीफ मिनिस्टर को, भले ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि एज पर द प्लेजर ऑफ गवर्नर, लेकिन चीफ मिनिस्टर को जब चाहे तब रिमूव कर सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते। जब तक यहाँ पर मेजोरिटी एंजॉय करेंगे तब तक यहाँ पर वो रिमूव नहीं कर सकते हैं। जैसे ही उन्होंने कॉन्फिडेंस या मेजोरिटी लूज़ कर दी वैसे ही चीफ मिनिस्टर जो है उन्हें रिज़ाइन करना पड़ेगा, या फिर गवर्नर कैन डिसमिस हिम। कैन बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नर मस्ट डिसमिस हिम ऐसा नहीं लिखा हुआ है, गवर्नर कैन डिसमिस हिम। तो ये जो चीज़ है इसके साथ यूपीएससी खेल सकता है, मस्ट डाल सकता है कि गवर्नर मस्ट डिसमिस चीफ मिनिस्टर इफ़ यू लूज द मेजोरिटी और लूजेज द कॉन्फिडेंस, लेकिन ऐसा नहीं है, कैन डिसमिस हिम। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है सैलरी एंड अलाउंसेस। सैलरी एंड अलाउंसेस जो है वो डिटरमाइन कौन करता है? स्टेट लेजिस्लेचर। अब हमने प्राइम मिनिस्टर का देखा था, उनकी सैलरी अलाउंसेस कौन डिटरमाइन करता है? तो पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। उसी तरीके से यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करता है चीफ मिनिस्टर की फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब यहाँ पर सिम्टरी अलाउंस भी मिलता है यहाँ पर। अब ये अलाउंस मतलब क्या है? पर्सनल यूज़ के लिए जो कुछ भी रहेगा वो सब यहाँ पर उन्हें मिलेगा। फ्री अकोमोडेशन भी मिलेगा इन्हें, ट्रैवलिंग अलाउंसेस भी मिलेगा। फ्री अकोमोडेशन जहाँ भी जाते हैं तो फ्री में रहने को मिलेगा, उसके बाद ट्रैवलिंग करने के लिए भी अलाउंसेस मिलेंगे उन्हें। उसी के साथ साथ पावर्स एंड फंक्शंस क्या है अब? तो पावर्स एंड फंक्शंस इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उनके साथ में यहाँ पर इनके पास कौन सी पावर है? तो यहाँ पर रिकमेंड कर सकते हैं गवर्नर को अपॉइंटमेंट एज अ मिनिस्टर, मतलब जो भी मिनिस्टर्स है बाकी के, बराबर है। मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है, चीफ मिनिस्टर जो है, उनको अपॉइंट कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं। बाकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उन्हें अपॉइंट कौन करते हैं? नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा हम रफली देख लेते हैं। तो उन्हें भी अपॉइंट जो है वो गवर्नर करते हैं। तो गवर्नर अपने मन से किसी को भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट करेंगे क्या कि इन्हें हम ये मिनिस्टर बना देते हैं, इन्हें हम ये मिनिस्टर बना देते हैं? तो नहीं, चीफ मिनिस्टर इन्हें बताएंगे किस किस को यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल करना है और किस किस को कौन सा मिनिस्ट्री देनी है। तो गवर्नर अपॉइंट करेंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो यहाँ पर रिकमेंड करेंगे जो चीफ मिनिस्टर है किसे अपॉइंट करना है एज अ मिनिस्टर। किसी मिनिस्टर को रिज़ाइन करने के लिए बोल सकते हैं। अब जैसे योगी आदित्यनाथ जो है उनकी इसमें अभी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जैसे काफ़ी कांड हो रहे हैं अभी। तो वो जो कांड है, अब जो मिनिस्टर्स उसमें इन्वॉल्व है, अब योगी जी उन्हें बोल सकते हैं कि आप रिज़ाइन कर लो, देखो नाम ख़राब हो रहा है हमारे पार्टी का, इतने लोग जो है सड़क पर उतर रहे हैं, और छोटा मोटा कांड नहीं है, अच्छा बड़ा कांड है, तो इसलिए आप एक काम कीजिए, आप रिज़ाइन कर दीजिए, बाद में हम आपका जो कुछ भी होगा वो देख लेंगे। तो ऐसा बोल सकते हैं योगी जी, बराबर है। तो आस्क अ मिनिस्टर टू रिज़ाइन, या फिर गवर्नर को एडवाइस कर सकते हैं अगर इन्होंने माना ही नहीं है, मिनिस्टर ने माना ही नहीं योगी जी मैं रिज़ाइन करने वाला नहीं हूँ, तो यहाँ पर गवर्नर जो है उनको बोल सकते हैं कि इसको डिसमिस कर दो भाई आप। ठीक है। उसके बाद अलॉट कर सकते हैं, रिशफल कर सकते हैं जो भी वेरियस पोर्टफोलियोज़ हो। मतलब यहाँ पर इनके पास अगर बड़ी कोई मिनिस्ट्री होगी तो इन्हें एकदम खड्डे में डाल देंगे, आप ये मिनिस्ट्री संभालो, इसमें कोई रखा ही नहीं है कुछ। तो इस तरीके से अलॉकेट कर सकते हैं, रिशफल कर सकते हैं वेरियस पोर्टफोलियोज़, गाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ कोलैप्स कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय रिजाइनिंग। अब यहाँ पर योगी जी जो है, योगी जी को अगर बहुत गुस्सा आ रहा है, अगर उन्होंने यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, पूरी इतनी मेहनत जो है बीजेपी की, जो उन्होंने इतनी सारी मेजोरिटी लाई है यूपी में, सबको रिज़ाइन करना पड़ेगा, पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ेगा, मतलब कोलैप्स हो जाएगा। मतलब हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि अगर चीफ मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिज़ाइन करना ही पड़ेगा। लेकिन अब जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, योगी जी ने अगर उस मिनिस्टर को रिज़ाइन करने के लिए बोला है जिसका नाम यहाँ पर ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से पार्टी का नाम ख़राब हो रहा है, अगर वो मिनिस्टर शायद यहाँ पे हो अगर, तो वो अगर मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया तो यहाँ पर सिर्फ वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पर पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करना नहीं पड़ेगा। ये ध्यान में रखना है आपको, प्राइम मिनिस्टर के टाइम पर भी हमने देखा था।
तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चीफ मिनिस्टर रिज़ाइन करते हैं तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिज़ाइन हो जाएगी। अगर सिर्फ वो एक आधा मिनिस्टर, कोई दूसरा मिनिस्टर रिज़ाइन करता है तो वहाँ वैकेंसी हो जाएगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करना नहीं पड़ेगा। अब इन रिलेशन टू गवर्नर, अब कम्युनिकेट कर सकते हैं ऑल द डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन कम्युनिकेट कर सकते हैं गवर्नर के पास कि हमने ये डिसीजन लिया है। फर्निश कर सकते हैं सच इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नर में कॉल फॉर। गवर्नर किसी चीज़ के लिए अगर यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मांगते हैं तो उन्हें फर्निश कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। एडवाइस कर सकते हैं गवर्नर को ऑन इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स लाइक एडवोकेट जनरल। अब एडवोकेट जनरल जो है हमने सेपरेटरी चैप्टर देखा है, उनका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं तो गवर्नर करते हैं। अब गवर्नर को बता सकते हैं कि आप इन्हें अपॉइंट कीजिए करके, ठीक है। यहाँ पर इन रिलेशन टू स्टेट लेजिस्लेचर, अब लेजिस्लेचर के हिसाब से गवर्नर को एडवाइस कर सकते हैं कि आप समन कीजिए, प्रोरोग कीजिए हाउस को, सेशन जो रहता है लेजिस्लेचर का, क्योंकि गवर्नर के हाथ में होता है समन करना, प्रोरोग करना। रिकमेंड कर सकते हैं डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसे डिसॉल्व करने के लिए भी बोल सकते हैं कि आप डिसॉल्व कर दो, हमारे पास मेजोरिटी नहीं है, आप एक काम करो, ये कर दो, ऐसा वैसा बोल सकते हैं। उसका अनाउंसमेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसीज़ रहेगी, ऑब्वियस है कि जैसे योगी जी जो है वो उनके लेजिस्लेचर में जाके जो भी पॉलिसीज़ है वो अपनी बताएंगे। जिस तरीके से मोदी जी जो है वो पार्लियामेंट में जाते हैं, अपनी पॉलिसीज़ बताते हैं कि हमने आयुष्मान भारत लाए हैं, हमने मेक इन इंडिया, ये सारी चीज़ें जो है वो फ्लोर पर जाकर बता सकते हैं कि हमने ये पॉलिसीज़ यहाँ पर लाई है। उसी के साथ साथ कुछ बाकी की पावर्स क्या होती है, तो अदर्स पावर्स मतलब क्या है, चेयरमैन होते हैं ये स्टेट प्लानिंग बोर्ड के, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टेट प्लानिंग बोर्ड के ये चेयरमैन होते हैं। वाइस चेयरमैन होते हैं ऑफ द कंसर्न जोनल काउंसिल बाय रोटेशन। अब ये रोटेशन से चलता है, बराबर है, हर एक साल के लिए हर एक चीफ मिनिस्टर को रोटेशन वाइज यहाँ पर जोनल काउंसिल का वाइस चेयरमैन होने को मिलता है। अब यहाँ पर जोनल काउंसिल जो है उसके चेयरमैन कौन होते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मैंने ये जब जोनल काउंसिल पढ़ाया था उस टाइम पे भी कवर किया था, और हाल ही में मैंने जो आपको बताया है कि जो MPSC है, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन आए थे 18 क्वेश्चन, उसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन छोड़ के मतलब 16 क्वेश्चन जो है वो हमारे वीडियोज़ में से आए थे। मतलब आपको यहीं पर श्योर शॉर्ट पॉलिटी में ही 32 मार्क्स मिल रहे थे। MPSC महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टेट PSCs, उसमें अगर आपने वीडियोस पूरे देखे हैं हमारे तो, और साथ ही साथ एंशिएंट हिस्ट्री जो है उसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। तो ऐसे करके आप 40 क्वेश्चन के आसपास 40 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल रहे थे सिर्फ 2 सब्जेक्ट पर। अगर आपने पूरे जो वीडियोस हैं मैंने जो डाले हैं वो अगर आपने देखे हैं तो 40 मार्क्स कम नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। आप इमेजिन करके देखिए 40 मार्क्स अगर आपको जो वीडियोस मैंने डाले उससे मिल रहे हैं, मतलब फिर तो क्या हो गया, आपका सिलेक्शन ही हो गया। और इसी के साथ साथ मैंने ये जो MPSC का वीडियो बनाया था वो भी आप देख सकते हो। MPSC का जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये चीज़ बताई थी, उसमें जो क्वेश्चन आया था उसमें मैंने ये चीज़ बताई थी जोनल काउंसिल के जो चेयरमैन है ये कौन होते करके। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि दूसरों को फ़ायदा हो जाएगा अगर आपको पता है तो। ही इज़ अ मेंबर ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल जो उसके मेंबर होते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के भी मेंबर होते हैं, बोथ हेडेड बाय दी प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं इंटर स्टेट काउंसिल को, उसके भी ये हेड होते हैं, डेवलपमेंट काउंसिल मेंबर होते हैं। फिर शेपिंग फॉरेन पॉलिसीज़, जो भी फॉरेन पॉलिसीज़ रहेगी वो शेप कर सकते हैं। चीफ स्पोक पर्सन होते हैं ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के चीफ स्पोक पर्सन होते हैं वो, ठीक है। उसका क्राइसिस मैनेजर इन चीफ ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसीज जब होती हैं वहाँ पे क्राइसिस मैनेजर होते हैं। लीडर ऑफ द पार्टी इन पावर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ईजी है, ये सारी चीज़ें हमने प्राइम मिनिस्टर के इसमें भी देखी थी। उसके बाद यहाँ पर रिलेशनशिप विद गवर्नर। अब यहाँ पर आर्टिकल 163 जो है ये क्या बताता है, देयर शुड बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द चीफ मिनिस्टर एज द हेड टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर। अब गवर्नर को एड एंड एडवाइस करने के लिए हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेगी विद द हेड ऑफ चीफ मिनिस्टर। अब यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी ऐसा केस आती है जहाँ पर अब हमारे जो गवर्नर है, हमने गवर्नर चैप्टर में देखा है कि उनको डिस्क्रिशनरी पावर भी मिली हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन भी है, सिचुएशनल डिस्क्रिशन भी है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन हमारे प्रेसिडेंट को नहीं है, सिचुएशनल डिस्क्रिशन जो है वो प्रेसिडेंट को भी है, गवर्नर को भी है, लेकिन गवर्नर को यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन भी मिली हुई है। तो जब वो डिस्क्रिशन में रहते हैं, वो छोड़कर जब भी वो काम करे तब उन्हें एडवाइस लेनी पड़ेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। फिर आर्टिकल 164 बताता है कि द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, गवर्नर अपॉइंट करेंगे, एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, जो हमने लास्ट में देखा ही है, तो रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है।
हमने देखा है पिछले स्लाइड में। अब यहाँ पर मिनिस्टर जो है वो होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, जब तक गवर्नर चाहे तब तक, लेकिन जब तक गवर्नर चाहे तब तक रहेगा क्या? नहीं, जब तक मेजोरिटी वो स्थापित करके रखते हैं तब तक। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। ये हमने सेंटर में बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार देखा हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि आर्टिकल 167 यहाँ पर कहता है कि ड्यूटी रहेगी चीफ मिनिस्टर की टू कम्युनिकेट, मतलब यही चीज़ हमने अभी लास्ट में भी देखी है, जो गवर्नर के साथ उनका जो फंक्शन होता है, कम्युनिकेट कर सकते हैं गवर्नर को जो भी डिसीजन रहेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। उसके बाद फर्निश कर सकते हैं कोई इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए रहेगी एडमिनिस्टर से रिलेटेड, गवर्नर को चाहिए रहेगी तो यहाँ पर वो फर्निश कर सकते हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन हो वो। और उसके बाद कंसिडर कर सकते हैं, क्या कंसिडर कर सकते हैं? जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो भी डिसीजन रहेंगे, ठीक है, वो सारे के सारे यहाँ पर वो गवर्नर को भेज सकते हैं। तो इस तरीके से ये तीनों चीज़ें हैं। तो 3 चीज़ों में से सिर्फ आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है, कम्युनिकेट, फर्निश और कंसिडर। ये 3 चीज़ें हमेशा याद रखनी है मेंस में आंसर लिखते टाइम, क्योंकि मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ वो लिखा कीजिए, ताकि आपकी भी एक्सरसाइज ये पूरी हो जाएगी और आपका जो माइंड है वो उस तरीके से काम करना शुरू करेगा, उस तरीके से काम करते रहेगा और रिवीजन भी होती रहेगी आपकी, जिससे कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्योंकि मैं वीडियोस में जो कुछ भी बताता हूँ वो सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है, एग्ज़ाम में आता ही है। जैसे कि आप देख सकते हो इफ़िशियंसी कितनी हो गई, जब 18 में से अगर 16 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 32 मार्क तो आपको सिर्फ एक चैप्टर से मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इफ़िशियंसी कितनी ज़्यादा है। तो इसलिए हर एक चीज़, हर एक वीडियो आप देखिए, हर एक वीडियो देखिए, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, हर एक वीडियो देखिए। क्योंकि हर एक वीडियो, जैसे हर एक दोस्त ज़रूरी होता है, उसी तरीके से हर एक वीडियो ज़रूरी होता है एग्ज़ाम क्रैक करनी है तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।